प्रश्नों के जो उत्तर है, वो सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर जो मेरी खुद की एक बिलीफ है एज अ रेकी गुरु, मैं उसी के साथ आपको वो सारे प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगा। वेल दोस्तों, पहला प्रश्न जिन लेडी का है, उन्होंने ऐसा प्रश्न किया है कि रेकी के साथ हम और किन किन घटकों का उपयोग कर सकते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आप रेकी सीखते हैं, यह अच्छी बात है। आप रेकी का प्रयोग बार बार करें, ये भी अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ अगर मान लीजिए कि आपके पास और कोई नॉलेज है और कोई अगर ज्ञान है, तो उसे भी आप एडजॉइंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिस्टल्स, तो हां, अगर आप क्रिस्टल का उपयोग आपकी रेकी में करते हैं तो क्रिस्टल पक्का आपको अच्छा मदद करेगा। अगर मान लीजिए आप एंजल्स की बात करते हैं, एंजल जिसे हम एक प्रकार के देवी देवता या तो फैरीज बोल सकते हैं, तो देखिए ये एक ऐसी दुनिया है कि जो दुनिया की जो तत्व है वो आज भी हमें कहीं ना कहीं मदद करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज हमारी हिंदू संस्कृति भगवान में बिलीव करती है, गॉड में बिलीव करती हैं। और वैसे हर एक संस्कृति को अगर देखा जाए तो हर एक संस्कृति अपने अपने तरीके से किसी न किसी इंसान को, व्यक्ति को एक भगवान का दर्जा तो दे ही रही है। तो ये एंजल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये भी हमें बहुत मदद करते हैं। दोस्तों, मैं भी कई बार क्रिस्टल्स का उपयोग करता हूँ। मेरे लिए अगर मेरा एक चहीता अगर कोई क्रिस्टल है तो वो क्रिस्टल मेरिडियन है। और अगर एंजल की बात करें तो आर्चेंजल एंजल वो मेरे चहीते एंजल है। मैं ज़्यादातर उनका ज़्यादा रियाज करता हूँ, उनका उपयोग करता हूँ। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बाकी के एंजल्स को कॉल नहीं करता हूँ। मैं बाकी के एंजल्स को भी कॉल करता हूं, बाकी के जो क्रिस्टल्स हैं उनका भी हम उपयोग करते हैं, लेकिन वो जरूरत के हिसाब से हम तय करते हैं। लेकिन ये मैंने देखा हुआ है कि जो टर्मलाइन क्रिस्टल और जो ये हैं, ये बड़े ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। अब मजेदार बात क्या होती है मालूम है दोस्तों? मान लीजिए कि आपको कुछ तकलीफ हुई है, जैसे मान लीजिए फ्रैक्चर हो चुकी है, फ्रैक्चर हो गई, हड्डी टूट चुकी है। अब डॉक्टर क्या बोलते हैं? देखो भैया, दवाइयां भी लेनी पड़ेगी और ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, दोनों पैरेलल चलते हैं। इसी तरीके से रेकी में भी आप एंजल्स का यूज कर सकते हैं, आप क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं, पिरामिड का यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल क्वार्ट्ज जो हैं, पिंक रोज क्वार्ट्स मुझे बहुत ही पसंद है। वो इतना मेरा चाहता है कि वो हर एक तरफ जैसे बोल सकते हैं कि वो प्यार ही प्यार फैलाता है। तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। साथों साथ दोस्तों, आप कलर्स का उपयोग कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं कलर थेरापी। तो ये भी अपने आप में एक काम करता है। जैसे क्रिस्टल में भी हम यही करते हैं कि कौन से रोग या कौन सी तकलीफ के लिए हम कौन सा क्रिस्टल यूज करेंगे, तो वो जो क्रिस्टल है वो खुद की प्रॉपर्टी, साथ साथ वो कलर को भी वो कहीं ना कहीं दिमाग में रखता है। तो वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स या तो एलिमेंट्स को आप पक्का यूज कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि मान लीजिए आपके पास कोई अगर पेशेंट आता है और वो अपनी जो निजी जिंदगी है उसकी कोई तकलीफ लेके आपके पास आता है, तकलीफ के साथ अगर आप उनसे ये बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए उनको कैंसर है और कैंसर के बाद भी वो अपना स्मोकिंग चालू रखते हैं, तो लॉजिकली हम क्या बात करेंगे? भैया एक काम कीजिए, आप एक तरफ स्मोकिंग छोड़ दीजिए और फिर दूसरी तरफ से मैं आपको रेकी दूंगा। तो एक उसका यूज या बेनिफिट अगर हम जिसे बोल सकते हैं, या तो सही ढंग से जो हमें आगे पास ऑन करने वो कर सकते हैं। बस ऐसे ही ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। लेकिन मैं आपको कृपया बता दूं कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स को एक साथ आप यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप अलग अलग यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ और सिर्फ रेकी का ही उपयोग करें तो भी चलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेकी खुद में ही सर्वस्व है। मैं ठहरा बनिया, तो मैं थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशंस लेता हूं, मुझे मजा भी आता है और लगता है कि चलो भाई ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस के साथ अगर हमारे पेशेंट्स को या क्लाइंट को अगर एक ही दी जाए तो ये अच्छी बात है। मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे कि दिशा की बात है तो पूर्व दिशा है या तो फिर उत्तर दिशा है या तो ईशान कोना है, तो उनको मैं थोड़ा ज्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि एक माइथोलॉजिकल के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि वहां पर देवी देवताओं का एक वास रहता है। तो ऐसा ही दोस्तों आप डायरेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। एक सिंपल सी बात बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि बेस आपका रेकी का होना चाहिए। बाकी आप जितनी भी नॉलेज है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट्स का आप यूज कर सकते हैं। बेस में सिर्फ रेकी चाहिए और रेकी का आप भरपूर उपयोग कर सकते हैं।
तो ये कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अर्ध जागृत मन का भी उपयोग करते हैं। एक्सेलेंट, मैंने कई बार वो सेमिनार्स को अटेंड किए हैं, सुने हुए हैं, तो वो काम करता है। और अल्टीमेटली अगर आप देखें तो रेकी में भी वही चीज है कि जो अपना अर्ध जागृत मन है, कहीं ना कहीं उसी से यूनिवर्स को कांटेक्ट करते हैं और यूनिवर्सल एनर्जी को हम आगे पास ऑन करते हैं दोस्तों। तो उसका यूज करें। एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेंचर्स, बहुत सारे थेरापीज है। देखो, आप जितनी थेरापी जानते हैं सारी थेरापी का उपयोग कीजिए, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बीच में रहना चाहिए रेकी। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी की थेरापी का उपयोग हम ज्यादा कर लें और रेकी को हम साइड में रख दें। मैं ये नहीं बताना चाहता कि बाकी की थेरापीज गलत हैं, लेकिन हर एक का एक बेस होता है। तो जैसे अब मेरी बात करें तो मेरा बेस है सिर्फ रेकी, तो मैं रेकी पर ही ज्यादा प्राधान्य दूंगा, ज्यादा मैं फोकस करूंगा और उसी में मैं और खुद को डेवलप करते जा रहा हूं। देखिए, आज भी मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूं। आज भी मैं बहुत सारी चीजों को सीखने का प्रयास करता हूं। अभी ही बीच में करीबन 1 या 2 दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट बोले तो स्टूडेंट और क्लाइंट बोले तो क्लाइंट, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था मेरे पर कि आलाप सर, आप जो ये रेकी वगैरह कर रहे हैं, क्या रेकी में आपको पूर्ण श्रद्धा है? और दूसरी बात की, आपको ये लग रहा है कि आप जो भी रेकी कर रहे हैं, तो क्या वो सारी की सारी रेकी की जो चीजें हैं या जो मेथड्स हैं, क्या वो सब कुछ सही है? उसमें जरा सा भी 19-20 नहीं है? या तो आपको ये लग रहा है कि आप एकदम प्योरिटी के साथ रेकी पास कर रहे हैं, या तो आप जो भी चीजों को तैयार करते हैं रेकी के माध्यम से वो सभी प्योर होती हैं? मैंने उस टाइम पे ये जवाब देना थोड़ा सा सही समझा कि यस, रेकी संपूर्ण है। आज विश्व में किसी भी एनर्जी के लिए हम बात करें तो रेकी सर्वस्व है। बात अलग है कि परिणाम अगर आपको मिले या ना मिले, तो अलग अलग परिणाम मिलते हैं, कभी परिणाम मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान में कहीं पर कमी है। देखिए साहब, एक डॉक्टर होता है ना, ये बहुत सारे ऑपरेशंस करता है, तो क्या उसका एक ऑपरेशन अगर फेल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो डॉक्टर नहीं है, उसका ज्ञान गलत है, या तो वो डॉक्टरी ज्ञान इटसेल्फ गलत है? ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी एक बात है कि रेकी की जो बातें हैं वो सारी की सारी बातें ऐसी वो व्यक्ति पर आधारित हैं। कौन सी व्यक्ति के लिए आप रेकी आगे प्रदान करते हैं, किस माध्यम से आप प्रदान करते हैं, आप खुद कौन सी सिचुएशन में, ये सारी की सारी चीजें उस दौरान पक्का आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है दोस्तों। सो आप किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं और कीजिए। मुझे इतना समझ में आता है कि भैया अपने को बेनिफिट लेना है, तो जितना अच्छा बेनिफिट हम ले सकते हैं लीजिए, आपको जो करना है कीजिए, बस दैट्स इट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन का जवाब तो मैं इसी तरीके से देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हाँ चैंटिंग भी करते हैं, तो आप मंत्र जाप वगैरह भी कर सकते हैं, तो भी कोई हर्ज नहीं है। आप सब कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, कीजिए, आपको जो सही लग रहा है कीजिए। बट कृपया ब्लैक मैजिक वाली जो दुनिया है, या तो जो काले जादू वाली जो है, या तो फिर आपकी जो प्योरिटी की कोई बात है, उसमें कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। उसमें प्योरिटी रहना हमारा सबसे पहला धर्म है। जब तक हम प्योर नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारी प्योरिटी वो सबसे पहला हमारा धर्म बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक महाशय ने एक अच्छा सा क्वेश्चन किया है। उन्होंने ये पूछा कि रेकी के उपचार के द्वारा मान लीजिए कि एक बार तो आपके रोग दूर हो गए, आप रोग मुक्त हो गए, तो क्या हमेशा आप रोग मुक्त ही रहेंगे? वापस वो रोग आप पर हावी नहीं हो सकता है? देखिए दोस्तों, ऐसी बात है कि ज्यादातर तो अगर रेकी से आप सही हुए हैं, आप हील हुए हैं, तो इसके बाद वो रोग वापस से नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी आज आप सभी को मालूम है कि हम इस दुनिया में ऐसे रहते हैं कि जहां पर आसपास की जो वातावरण है, जैसा मान लीजिए आज कोरोना महामारी बड़ी ही जल्दी से बढ़ रही थी। हाँ, कुछ वैक्सीन वगैरह भी कुछ गवर्नमेंट ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे, पूरा विश्व उसके पीछे पड़ा है। कुछ उन्होंने निष्कर्ष निकाले और कुछ नीति नियम बनाए जिसे आज हम फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मास्क पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, तो उसे हम कुछ हद तक कंट्रोल कर पाए हैं। तो रेकी में भी ये वाली हाल है कि एक बार अगर मान लीजिए कि आपने रेकी के थ्रू, रेकी के माध्यम से अगर किसी भी इंसान को या किसी भी जीव को अगर हील किया, और हील करने के बाद हो सकता है कि वो अपनी तरह से खुद की केयर न करें, वातावरण में कोई ऐसा बदलाव आ जाए, आसपास में ऐसे नेगेटिविटीज फैल जाए,
तो हो सकता है दोस्तों कि वापस उसको वो चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वापस मैं कैंसर की बात करूँ तो कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा पेशेंट है कि जिन्होंने कैंसर के दर्द के सामने हमने रेकी दिया और रेकी देने के बाद वो हिल हो चुका है, बराबर। लेकिन फिर भी उसे कुछ केयर करनी पड़ेगी, कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, या तो फिर मान लीजिए उसको स्मोकिंग नहीं करनी है तो, और वो ये समझे कि अब मैं एकदम हिल हो चुका हूं, मैं क्योर हो चुका हूं, तो वापस आई कैन स्टार्ट स्मोकिंग, तो फिर वो चीज वापस होगी ना। ठीक है दोस्तों, हमारी ये कम नसीबी है कि हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं, ऐसे एटमोसफेयर में रहते हैं जहां आसपास में बहुत सारी नकारात्मकताएं हैं। उसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम ऐसे पवित्र वातावरण में भी रहते हैं कि जहां पर आसपास पवित्रता है। आपको ये लगेगा कि आप तो दोनों तरफी बोलता है। यस, मैं दोनों तरफी बोलता हूं। बात यह है कि हमें क्या देखना है, क्या समझना है, क्या महसूस करना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देखिए कि आप किस तरीके से दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों। तो ज्यादातर किस्सों में मैंने ये देखा हुआ है कि जब हील होता है पेशेंट तो उसकी इम्यून पावर बढ़ जाती है, उसकी जो बेसिक जो सेल्स हैं जिसकी वजह से उसे ये मान लीजिए रोग हुआ था, डिसीज हुआ था, तो वो भी कहीं ना कहीं वापस रीअकर नहीं होता है। लेकिन सब्जेक्ट टू कि आप किस तरीके से उसे फॉलो करते हैं, उसके नीति नियमों को फॉलो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। आज भी दोस्तों आप सभी को मालूम है कि जिन लोगों को हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, जो कोरोना को मात देकर वापस आए हैं, फिर भी डॉक्टर साइंस क्या बोल रहा है, भैया आप मात देकर आए बट ये मत समझे कि कोरोना वापस न होगा। और आज हम देख पा रहे हैं कि कोरोना वापस हो रहा है, उन वॉरियर्स को वापस हो रहा है। पहले ये बात थी कि 90 दिन तक वो कोरोना नहीं हो सकता है, आज 45 दिनों में भी वो रीअकर हो रहा है। तो क्यों? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि भाई दवाओं ने अपनी तरीके से काम कर लिया, लेकिन वापस हमें जो केयर करना है वो तो करना ही पड़ेगा। सो ऑल टुगेदर मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि चिंता मत करें, अगर एक बार हील हो चुके हैं तो रिलैक्स होके शांति से लाइफ की आगे के पहलू को देखें, लाइफ की आगे की स्ट्रेटेजी बनाएं और उसे बस महसूस करें, उसे एंजॉय करें। यही हमारा काम होना चाहिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि रेकी अगर इतना चर्चित है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बोला है, रेकी अगर इतना अच्छा चर्चित है, इतना फैलावा अगर हो रहा है, तो क्या कहीं पर कायदे के हिसाब से या सोशलिज्म के हिसाब से कहीं पर उसकी मान्यता है? तो दोस्तों मैं आपको खास ये बताना चाहूंगा और ये जरूरी भी है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रेकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, यह अच्छी बात है, उनके भाव अच्छे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जब तक कोई एक संगठन नहीं बनता है, प्रॉपर तरीके से संगठन न बनेगा, तब तक उस ज्ञान का, उस मेथड का वैल्यू नहीं रहता है। और इसीलिए आज पूरे विश्व में हम ये बोल सकते हैं इंटरनेशनल रेकी एसोसिएशन काम कर रही है, जो एक ऑथेंटिकेट संस्था है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज पहले से ज्यादा देश जैसे कि भारत, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सारे के सारे देश ऐसे हैं कि जो अमेरिका, जो रेकी को अब प्राधान्य दे रहे हैं, उसे मान्यता दे रहे हैं और ये मानते भी हैं कि ये सप्लीमेंट थेरापी सही में काम करती है। रेकी को आज सप्लीमेंट थेरापी का दर्जा मिला हुआ है। हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रेकी को इस नजरिए से देखना चालू किया है और उन्होंने भी इसे कंसिडर किया है कि यस, रेकी जो है वो एक मान्यता प्राप्त एक सर्टिफाइड कोर्स हम कंसिडर कर सकते हैं। और इसी के लिए आज ये मूवमेंट भी हो रही है कि एक सर्टिफाइड कोर्स सही ढंग से इंटरनेशनल संस्था तैयार कर रही है। तो जिसकी वजह से आज के बाद कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से किसी को भी रेकी अपने तरीके से नहीं सिखाएगा। जो सिस्टम है, जो फॉर्मेशन, जो फॉर्मेट्स हैं, उसी के हिसाब से उसे सिखाया जाएगा। तो ये सही बात है कि ये मान्यता प्राप्त ही डिग्री है, कोई एलफेल डिग्री नहीं है। तो आप भी कभी ऐसा कर सकते हैं, जब भी किसी के पास रेकी सीखनी है तो आप उनसे पहले बात कर लीजिए कि आपकी मान्यता कितनी है, आप जो मुझे सर्टिफिकेट देंगे उसकी मान्यता कितनी है, और इसे आप क्रॉस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक प्राउड वाली बात है कि अब इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी मान्यताओं को उन्होंने कंसिडर किया है। वो लोग मानते हैं कि रेकी काम करती है। तो दैट्स रियली ग्रेट
अचीवमेंट फॉर वी पीपल। और डॉक्टर उसुई जी ने जो ये प्रयास किया, जो डॉक्टर हवायो टकाचा ने जो ये प्रयास किया, उसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि कल जाके रेकी बहुत, जैसे आज योगा वगैरह है ना, ऐसे बहुत सारे जो रेमेडीज हैं या तो सप्लीमेंट्स हैं, वहां पर कहीं पर जाकर रेकी भी अपना एक पदार्पण कर रही हैं। तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। दूसरा जो ये क्वेश्चन था, ये उसके बारे में मैं बता दूं कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि बताना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि हम शरीर के बारे में बात करेंगे, हमारे 7 शरीर होते हैं। जब अगला सेशन होगा तब हम पक्का उसके लिए बात करेंगे। कोई भी रोग होता है ना दोस्तों, वो डायरेक्टली हमारा जो, जिसे आज ये जो शरीर बोलते हैं उसे स्थूल शरीर बोलते हैं, जिसे आप देख पाते हैं। तो कोई भी रोग जब इस स्थूल शरीर को होता है, उससे पहले वो हमारे प्राण शरीर को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। प्राण शरीर में वो रोग की डेवलपमेंट करीबन 3 साल 10 साल तक होती है, और उसके बाद ये स्थूल शरीर में वो रोग आपको दिखता है। बात ये हो जाती है दोस्तों। तो ये बड़ी ही स्लो प्रोसेस होती हैं, वो धीरे 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 डेवलप होती हैं और फिर रोग आगे बढ़ता है, ऐसा होता है दोस्तों। तो अब एक अगला भी क्वेश्चन है जिसे मैं इसी के संदर्भ में लेना चाहूंगा। एक भाई साहब ने ऐसा बोला हुआ है कि भाई सर, अगर हम रेकी की ट्रीटमेंट करें तो वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी, या तो कितने सेशंस लेने पड़ेंगे। तो वो डिपेंड होता है कि आपकी जो रोग है वो कितने साल पुरानी है। दूसरी बात, जिस रेकी की आप बात कर रहे हैं, उस रेकी के माध्यम से जब आप जाना चाहते हैं, तो जो रेकी गुरु है या आपका हीलर है, उसकी खुद की एबिलिटी कितनी है। तीसरी बात कि जो व्यक्ति एज अ हीलिंग जो रेकी ट्रीटमेंट लेना चाहता है, उसकी खुद की रेकी में कितना विश्वास है, वो भी काम करता है। और पैरेलल कि दिन में आप कितनी बार रेकी देते हैं, कौन से सिंबल्स का उपयोग करते हैं, किस मेथड से रेकी देते हैं, ये सभी चीजें इसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मैंने ये जानबूझ के बोला कि अगर डेवलपमेंट, कोई भी रोग है उसकी डेवलपमेंट अगर मान लीजिए बड़े ही नज़दीकी भविष्य में, नज़दीकी भूतकाल में अगर हुई है, तो वो फटाफट हील हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक टाइप के डिसीजेस हैं, जो बहुत साल से अगर वो डिसीज आपको है, तो उसे हील करने में टाइम लगेगा, वो तुरंत रातों रात कंप्लीट नहीं होगा। बट तब तक आपको ये पैशन रखना पड़ेगा। और मैं दूसरी बात बताऊं दोस्तों, कोई भी दवा लेते हैं ना, अगर आप एलोपैथी की बात करें, तो एलोपैथी में आप जब दवा लेते हैं, वो एक केमिकल है, तो केमिकल सीधा अंदर जाके बॉडी में रिएक्ट करना चालू करता है। जब भी हम बात करते हैं आयुर्वेदा के लिए, या तो हम बात करें होम्योपैथी के लिए, तो उसमें क्यों टाइम जाता है, उसमें भी तो बहुत टाइम जाता है ना। उसका मुख्य कारण यह है कि वो अंदर से उस चीज को खत्म कर रहा है। मैं एलोपैथी के विरुद्ध में हूं, ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन एलोपैथी किसी भी चीज को सबसे करती है, जबकि रेकी का काम यह है कि उसे अंदर से जो मूल कारण है, जो मूल है, वहीं से उसे खत्म करता है, तो उसके लिए टाइम लगता है। आप सोचिए कि किसी चीज को बाहर आते हैं अगर 10 साल जाते हैं, जो हमारा जो शरीर है उसे देखने में, तो हील होने में टाइम लगेगा। बस आप इतना सा विश्वास रख के फिर आप आगे बढ़े। और बात की इसकी साइड इफेक्ट्स तो कुछ खराब आपके साथ, अगर मान लीजिए किसी रेकी गुरु ने आपको अलग तरीके से रेकी दिया, तो कुछ गलत नहीं हो सकता है, तो डोंट वरी। और कोई सिंपल, अगर आपके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, एलोपैथी के लिए बात करें, हम दवाइयाँ लेते हैं, सभी को ये मालूम है कि अगर आप पेन के लिए अगर कोई भी दवा लेते हैं, कोई भी पेन किलर लेते हैं, तो उनकी इफेक्ट आपकी किडनी पर होती है। वो मात्रा पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी इफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों रेकी में तो कुछ ऐसे इफेक्ट ही नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो एकदम सरल है। तो थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। बट ये बात पक्की है कि आपने जितने सेशन दिए, जितनी बार रेकी पसार की, उतना परिणाम मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ये मैं हक ठोक के बोल सकता हूं, ये अपने आत्मविश्वास के साथ बोल सकता हूं। चाहे 1%, चाहे 0.0001%, बट वो पक्का होगा। क्यों? क्योंकि रेकी पवित्र है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको रेकी दे रहा है वो खुद पवित्र है, वो हीलर पवित्र है, उनकी भावना पवित्र है। तो फिर गलत चीजें कैसे हो सकती है दोस्तों? सिंपल, बस वो आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है, गलत सोच नहीं सकता है, तो आज नहीं तो कल अच्छी चीजें, जो सही चीजें, वो आपको अफेक्ट करेगी करेगी करेगी। सो जिस पे रिलैक्स, मैक्सिमम रेकी का आप यूज करें, यही मैं चाहता हूं दोस्तों आप सभी के साथ। रेकी का कानूनी और सामाजिक जो जरिया था, वो वाली क्वेश्चन हो गई।
ये कोई लॉयर लग रहे हैं जिन्होंने एक बड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन मुझे किया है, और जब मैंने ये इस क्वेश्चन को पढ़ा था तो मैं सही में खुश हो गया था। उन्होंने मुझे ये पूछा हुआ है कि आपको ऐसा नहीं लग रहा मिस्टर दोषी कि आप रेकी में कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं? अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ज्यादा किसे बोलते हैं। हाँ, मैं इतना बोल सकता हूं कि मैं रेकी में संपूर्ण विश्वास रखता हूं। आज मेरी जिंदगी में रेकी सर्वस्व है। रेकी को मैंने बहुत प्राधान्य दिया है। चाहे मैं ये बोल सकता हूँ दोस्तों कि रेकी की वजह से आज मेरे जीवन में बहुत सारे अच्छे बदलाव आए हैं। बुरे में इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि बुरा कुछ होता ही नहीं है, वो अपने नज़रिए पे डिपेंड करता है। और रेकी की वजह से जेन्यूनली अगर मैं आपसे ये कन्फेस करूँ एज अ रेकी गुरु, तो रेकी ने मेरी लाइफ को बड़े एक अलग तरीके से चेंज कर दिया है। इनिशियली मैं प्रोफेसर की हैसियत से काम करता था। गुजरात यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चरर था। मैं रक्षा सकते यूनिवर्सिटी में भी मैं एज ए लेक्चरर जाता था। LIC में मैं सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लेक्चर्स देता था। मेरी मेरी प्रोफेशन एक अलग अलग प्रकार की थी, जहाँ पे मैं दिमाग को बड़ा ही दौड़ाता था, लॉजिकल तरीके से मैं आगे जाता था। बट जिस दिन रेकी मेरे जीवन में आई और इसके बाद जिस जिस तरीके से मैंने उसका उपयोग करना चालू किया, आज मैं ईमानदारी के साथ आपको ये बोल सकता हूँ कि बहुत 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 लाइफ में बदलाव है। तो पक्का अगर ये भाई साहब को अगर ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा विश्वास है, साहब ज़्यादा नहीं, संपूर्ण विश्वास है। और हर एक एंगल में, हर एक लाइफ के हर एक पार्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ रेकी को याद करता हूँ। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं निजी जीवन में अगर मान लीजिए मुझे किसी वकील को मिलना है, अगर किसी डॉक्टर को मिलना है, या अगर मान लीजिए किसी के साथ कुछ ऐसा कोई भी व्यवहार करना है, तो मैं व्यावहारिक तरीके से पक्का मैं उनको मिलता हूँ, जाता हूँ, लेकिन हृदय में रेकी रहती है। कांस्टेंट रेकी को मैं आगे यूज करता रहता हूँ दोस्तों। तो भाई साहब अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा विश्वास है तो ठीक है। देखिए, ये अपने अपने मानने वाली बात है। जैसे भगवान की हम बात करें तो मीरा जी ने जो किया, हो सकता है कि किसी को लगे क्या मीरा जी कितनी भक्त थी भगवान की, नरसिंह मेहता जी कितने भक्त थे। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको हम ये बोल सकते हैं जबरदस्त। लेकिन किन लोगों को ऐसा भी लगेगा कि ये व्यवहारों नहीं थे, ये कुछ ज़्यादा हो गया, इतना थोड़ी ना होता है। टाइम को पार्ट में लेना चाहिए, कुछ टाइम भक्ति में निकालिए, कुछ टाइम भौतिकता में निकालिए, कुछ टाइम सोशलिज्म में निकालिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये हर एक की फिलोसॉफी है। और मस्त मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं, रेकी के लिए कोई बंधन नहीं है। 24 घंटे आप रेकी कर सकते हैं। चाहे आप आपके ऑफिस में हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप अस्पताल में किसी भी पेशेंट को रेकी दे रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आप हर एक मोमेंट में रेकी दे सकते हैं। तो 24 घंटे आप कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि भगवान ने 25 घंटे दिए होते तो मैं 25 घंटे इसका यूज़ करता। हाँ, प्रोडक्टिव तरीके से अगर आप सोचें तो 24 घंटे का 48 आवर्स हम काम कर सकते हैं। तो ये कीजिए। और दूसरी मेरी एक ये फिलॉसफी भी रही है फ्रॉम द बिगिनिंग। मेरा IQ कुछ ज़्यादा ही आर्ग्यूमेंटिव वाला है। मैं जल्दी शकी एक इंसान था। तो मैं किसी भी चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो जब रेकी को मैंने एक्सेप्ट किया लाइफ में, उससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे रेकी के लिए। रेकी के प्रति बहुत सारी शंकाएं की थी, कुशंकाएं की थी अपने गुरु के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, बहुत सारा सर्फ आउट किया था। और एक लेवल के बाद जब मुझे ऐसा लगा कि यस बॉस, इट वर्क्स एंड इट इज़ रियली वर्क्स लाइक एनीथिंग, तब जाके मैंने शंकाओं को करना बंद कर दिया था। दोस्तों, मैंने पहले भी बोला था, आप चाहे इतनी शंका मेरे में करें, रेकी में करें, कीजिए, लेकिन जिस दिन आपको ये लगे कि यस अब आप सेटिस्फाई हो चुके हैं, आपको संतोषकारक जवाब मिल चुके हैं, आपको जो चाहिए था वो मिल चुका है, फिर आप क्वेश्चन करना बंद कर दीजिए। खत्म। फिर सरेंडर हो जाए, शरणागत हो जाए। और जिस दिन आप शरणागत होना चालू कर देंगे, उस दिन वो ज्ञान आपको पक्का परिणाम देगा। आपको मालूम ना पड़ेगा कि आप कब आपकी लाइफ में अलग अलग स्टेपिंग्स बढ़ रहे हैं, कब अचीवमेंट्स आपको मिल रही हैं, आपको कतई समझ में नहीं आएगा। और यही कुछ मेरे साथ भी हुआ दोस्तों, जो मैंने नहीं सोचा था, जो मैंने कभी नहीं देखा था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें आज मेरे साथ हो रही हैं। एंड इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ ब्लफिंग। ऐसा करने का कोई तात्पर्य भी मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज जिस स्टेज से मैं बोल रहा हूँ, जिस माध्यम का मैं उपयोग कर रहा हूँ, वो माध्यम और स्टेज का मुझे रिस्पेक्ट करना ही होगा।
तो कोई गलत चीज़ें बोलने का कोई मतलब नहीं है। बट अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही विश्वास है, तो साहब हैं भगवान, अगर हम कोई भी कार्य करते हैं और अगर भगवान को याद करते हैं, भगवान के दर्शन न करें, तब तक हम खाना न खाएं, हम अन्न तो नहीं लेते हैं, पानी भी नहीं लेते हैं। बहुत सारे से व्रत नीति नियम हम करते हैं। बहुत सारे लोग नवरात्रा करते हैं जिसमें खाना नहीं खाते। जैन लोग बहुत सारे उपवास करते हैं। तो अभी इसे आप विश्वास बोले, अंधश्रद्धा बोले, अति विश्वास बोले, मुझे नहीं मालूम, ये सिचुएशन पे डिपेंड किया जाएगा। लेकिन फिर भी आई मस्ट से आई लव रेकी, और रेकी मेरे पूरे ब्लड में है, मेरे आसपास है, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। और आज अगर आप कुछ भी कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। लेकिन अगर शक्तियों के लिए बात करें तो पवित्र शक्तियों में एक रेकी ऊर्जा भी आलाप के साथ है, जो सतत मुझे इंस्पिरेशंस देती है, मोटिवेशन देती हैं, और कहीं ना कहीं मुझे जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती हैं। वेल दोस्तों, ये कुछ मेरी ज़्यादा ही बात हो गई, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा था, तो सोचा कि चलो आज एक मौका है आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर कर पाऊँ और आप लोग भी आलाप को जान पाएँ, तो थोड़ा और मज़ा आएगा। इसीलिए थोड़ा सा और डिटेल में मैं गया। हम हमारी ही इसी सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो एक बात है कि एक ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है जिन्होंने ये पूछा हुआ है, ये कोई रेकी हीलर ही है, इन्होंने ये पूछा हुआ है, अगर किसी व्यक्ति ने एक बार शक्तिपात ले लिया तो क्या वो दूसरी बार ले सकता है? उसमें भी हर्ज नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? आपने एक बार शक्तिपात लिया, 2 बार लीजिए, 3 बार लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप जितनी ज़्यादा बार शक्तिपात लेंगे उतनी ज़्यादा बार आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। ये एक अगर कोई भ्रम है तो इसे आप निकाल दीजिएगा। लेकिन एक बात है कि जब शक्तिपात लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो बदलाव आता है, आपकी ऑरा, आपके शरीर में जो बदलाव आता है, आपके चक्र में जो बदलाव आता है, वो तो काम करता ही करता है। मान लीजिए पहली बार आपने शक्तिपात लिया, उस टाइम पे आपके ऑरा, बॉडी और चक्रस में कुछ बदलाव आए। आपने दूसरी बार लिया तो वो इम्पैक्ट पहले से ज़्यादा रहेगी, तो वो और कुछ अच्छा सा बदलाव होगा। लेकिन बेस ये रहेगा कि आपका गुरु सिर्फ शक्तिपात दे रहा है, वो आपको एक माध्यम बना रहा है, वो आपको जरिया बना रहा है। लेकिन जब तक आप उसको सेटिंग से यूज ना करेंगे, जब तक आप उसके मेथड को ना समझेंगे, जब तक आपको उसमें फेथ ना बढ़ेगा, तब तक ये कुछ काम नहीं करेगा। आप अगर ये मानते हैं कि मैं अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, माफ कीजिएगा थोड़ी हंसी आ रही है। एक बार एक इंसान ने मुझे पूछा था कि साहब, मैं आपके जितने भी शक्तिपात है, जैसे कि मान लीजिए मैं कई एनजीओ में काम करता हूँ, तो हम फ्री में शक्तिपात वगैरह करते हैं। जैसे आदर्श अहमदाबाद है जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो हम रेकी वगैरह सब कुछ सही ढंग से सिखाते हैं, तो शक्तिपात भी है उसमें आएगा। तो शक्तिपात में जब भी जहाँ पर भी दूँ वो इंसान आ जाता था। एंड द हाइट ऑफ दैट कि एक बार उसने मुझे ये बोला, सर मालूम है मैंने आपके एक भी शक्तिपात नहीं छोड़े हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो अलग से, मैं ये बात सिर्फ अहमदाबाद के लिए, गुजरात के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं गुजरात बाहर भी कहीं पर भी स्टेशन रखता था तो वो इंसान उसमें आता ही आता था। और जिस दिन उसने 108 बार अट्यूनमेंट लिया, फिर वो मुझे ये बोल रहा था, सर मैंने आपके 108 बार शक्तिपात लिए हैं। और ऑनेस्टली मैं बोलूँ कि उन्होंने 108 बार शक्तिपात लिए थे, वो इंसान अच्छा था। लेकिन जो प्रयोग, जो साधना करनी चाहिए, या तो जो बेस समझना था, रेकी क्या है, उसे कैसे यूज करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, उसे अपने जीवन में कैसे लाना है, शायद तक वो इंसान आज भी नहीं समझ पाया है। और वो और भी शक्तिपात बस लेना चाहता है। फिर मुझे किसी और ने भी बताया वो किसी और गुरु के पास भी शक्तिपात लेता है वगैरह, जो भी है वो उसकी चॉइस है, वो ले सकता है। लेकिन मैं आप सभी को ये बता दूं दोस्तों कि नंबर ऑफ शक्तिपात, अट्यूनमेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर एक बार शक्तिपात ले लिया तो भी इनफ है, लेकिन उसका जो प्रयोग करना है, जो मेथड है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वापस खास हमारी प्योरिटी और हमारा फेथ, हमारी रेकी पर कितना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। सो आप कितनी भी बार शक्तिपात ले सकते हैं, रिलैक्स, डोंट वरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर चांस मिलता है तो लीजिएगा, तो अच्छी बात है। क्योंकि शक्तिपात से पहले अगर गुरु कुछ आपसे शेयरिंग करते हैं, या तो शक्तिपात के द्वारा वो आपकी क्लिनजिंग प्रोसेस तो होती ही होती है, ये तो हकीकत है, या आप और मैं सभी जानते हैं। तो कम से कम हमारी क्लिनजिंग होगी, हमारे ऑरा एक्सपांड होंगे, तो ठीक है आप लेते रहिए।
जितनी बार हो सके ले सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन पागलों की तरह मत लीजिएगा कि नहीं भागना है, दौड़ना है, यहाँ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा नहीं कीजिए। आप शांति से रिलैक्स होके आप बैठ सकते हैं। सो कितनी भी बार ले सकते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन ये है, यस यस यस, ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा ही क्वेश्चन 2 दिन पहले मेरे पेशेंट ने मुझे किया था। कई बार ऐसा होता है कि जब ये क्वेश्चंस को मैं देखता हूँ तो समझ में आता है कि समाज में रेकी के प्रति लोगों की क्या सोच होती हैं, ये थोड़ा सा समझ में आता है। मेरे जो पेशेंट हैं उन्होंने मुझे ये बताया था कि उनके जो रिलेटिव हैं वो राजस्थान जोधपुर से यहाँ पर अहमदाबाद ट्रीटमेंट के लिए आए, और ऐसा था कि वो भी किसी और से रेकी का हीलिंग तो लेते ही थे, साथों साथ उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया कि सर क्या हम आपसे भी हीलिंग ले सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन का भी मैं जवाब दे दूं कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप कितने भी रेकी गुरु, रेकी हीलर्स, रेकी मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर्स से आप हीलिंग ले सकते हैं, डोंट वरी। इसके लिए कोई परहेज नहीं है या तो कोई मर्यादा नहीं है। और एक रेकी हीलर अगर रेकी दे रहा है तो उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे रेकी हीलर की नहीं होती, डोंट वरी। तो इसके लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाए। आप चाहे कितने भी रेकी हीलर को जानते हैं, सभी से आप रेकी ले सकते हैं एक साथ। ओके। अब दूसरा उनका क्वेश्चन ये था कि सर जो दूसरे हीलर हैं उन्होंने ये बोला कि आप पेशेंट को टच करके, फिजिकल टच करके अगर रेकी दे तो उसकी इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छी रहती है इंस्टेड ऑफ जो डिस्टेंस रेकी होती है उसकी। और ये एक जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। ये ज़्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि सर डिस्टेंस रेकी का ज़्यादा इफेक्ट होता है या तो फिर जो टच करके हम फिजिकल रेकी देते हैं उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, रेकी में आप टच करके रेकी दें या डिस्टेंस लेवल पर रेकी दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क जो पड़ता है वो होता है आपके पेशेंट की साइकोलॉजी, उनके रिलेटिव्स की साइकोलॉजी। कैसे? आप सभी को ये मालूम है कि जैसे हम डिस्टेंस लेवल पर रेकी देते हैं तो मैं अपने घर से या अपने सेंटर से या अपना जो मेडिटेशन जो प्लेस है वहाँ से मैं अपने पेशेंट को रेकी दूंगा। अब मैं उस पेशेंट को या उसके रिलेटिव को कहीं पर भी इंटरेक्ट नहीं हो रहा हूँ, तो उनको ये लगता है कि क्या हालात सही में रेकी देता होगा, नहीं देता होगा, वो क्या करता होगा, क्या नहीं करता होगा। तो ये साइकोलॉजीज हो जाती हैं और उसकी वजह से ज़्यादातर मार्केट में ये बातें फैलती हैं कि भाई टच करने से जो रेकी का परिणाम है वो डिस्टेंस से अच्छा होता है। जी नहीं, ऐसा कतई नहीं है। दोनों में परिणाम आपको एक से मिलेंगे, अच्छे ही मिलेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि जहाँ पर ये होता है कि कोई व्यक्ति है, जैसे ज़्यादातर फीमेल आती हैं, तो उनकी क्वेश्चन ये होती है कि सर हमारे हस्बैंड को गलत बदी, जिसे बोल सकते हैं गलत सोबत है, गलत आदतें हैं, जैसे स्मोकिंग करना या दारू पीना या और कोई भी जो खराब आदतें हैं वो। तो सर हम चाहते हैं कि वो सुधरे, लेकिन सर वो कैसे सुधरे, आप उनको रेकी कैसे देंगे। तो उनका हम कैसे करते हैं, डिस्टेंस लेवल पर रेकी देते हैं। दोस्तों डिस्टेंस लेवल पर जब हम देते हैं तो जिस इंसान को मैं रेकी दे रहा हूँ उसे तो मालूम ही नहीं है कि हम रेकी दे रहे हैं। हाँ ठीक है, उनकी धर्मपत्नी को या उनके रिलेटिव को जिन्होंने मुझे अप्रोच किया उनको मालूम है, और तो किसी को नहीं मालूम है, फिर भी परिणाम अच्छे मिलते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा भी होता है कि डिस्टेंस लेवल अच्छे तरीके से काम करती हैं, ऐसा होता है। और जब टच करके देते हैं तो जब आप टच करते हैं तो उस दौरान ये हो जाता है कि आपकी जो पेशेंट्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसने टच किया तो अभी ये वाला फीलिंग आएगा, अभी वो वाला फीलिंग आएगा, मुझे फीलिंग नहीं आया, इसका मतलब क्या। या तो डिस्टेंस में भी कई बार ये होता है, कई लोग मुझे ये पूछते हैं सर जब आप डिस्टेंस देंगे तो हमें क्या फीलिंग होगा। अरे यार कुछ फीलिंग नहीं होगा, सिंपल सी एक बात है कि आपकी जो कंप्लेन है उसमें आपको कहीं ना कहीं कटौती लगेगी, दैट्स इट। यही तो फीलिंग है। जरूरी नहीं है कि आपको बार बार ये फीलिंग हो कि एनर्जी आ रही है, एनर्जी जा रही है, गर्म पवन आ रहा है, ठंडा पवन आ रहा है, कहीं पे आपको वाइब्रेशंस आ रही है, कहीं पे हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं। जरूरी नहीं है, प्लीज इसको थोड़ा सा समझिए आप लोग। तो ये ऐसा है, तो ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको पक्का बताना चाहूंगा कि आप डिस्टेंस लेवल पर भी वही परिणाम दे सकते हैं जो आप फिजिकल करके देते हैं, लेकिन परिणाम जो नहीं मिल रहा है उसका मुख्य कारण साइकोलॉजी ज़्यादातर रहता है। क्योंकि जो मैंने आपको आगे कन्फ्यूज किया उस हिसाब से पेशेंट या रिलेटिव को ये लग रहा है कि ये बंदा कर क्या रहा है, ऐसे कैसे हम हील हो जाएंगे, हम क्योर हो जाएंगे, जबकि वो हमें दवाई नहीं देता है,
वो हमें मिलता नहीं है, हमें टच नहीं करता है। वो ये भी नहीं बोलता है कि स्पेसिफिक टाइम पर मैं आपको रेखी दूंगा, तब आपको मेडिटेशन में बैठना है, ये करना है, वो करना है। वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ यही बोल रहा है कि आप आपकी दुनिया में रिलैक्स होके आप लाइफ को एंजॉय करें, जो करना है वो मैं करूंगा। हीलर ज्यादातर ऐसा बोलता है। ज्यादातर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो ऐसा ही करता हूं। मैं ज्यादातर किसी को स्पेसिफिक टाइम पे बैठना वगैरह नहीं, सिवाय कि उनको ये लगे, जब मुझे ऐसा लग रहा है एज अ प्रोफेशनल रेकी हीलर कि इस बंदे को मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो यही सोचेगा कि मैं दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, इफेक्ट होगा नहीं होगा, तो फिर मैं जानबूझकर कई बार ये बोलता हूँ कि मैं ये आपको रेकी दूंगा, आप मेडिटेशन में बैठिएगा, मैं आज अपनी पुल कर रहा हूँ, ऐसा है। तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक टाइम पे वो बैठे या टच करे या ना करे। मेन चीज़ है हीलर की खुद की एबिलिटी। अगर वो सही ढंग से काम करेगा, वो ईमानदारी से काम करेगा, तो पक्का 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 इफेक्ट होगा। और दूसरी बात कि कितना आपका रोग क्रॉनिक है। जैसे बड़े दुख के साथ मुझे ये बोलना पड़ेगा कि लास्ट करीबन 15 दिन पहले एक मेरे पास पेशेंट आए थे जिनको लीवर कैंसर था और वो लास्ट स्टेज में थे। तो तभी मैंने उनको बोला था, उनकी लड़की आई थी, मैंने उनको ये बताया था कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये कुछ हो पाएगा, लेकिन हम सिर्फ ट्राई ये करेंगे कि कैसे करके उनकी पेन कम हो जाए। उनको बहुत पेन था, तो वो ट्राई हम कर सकते हैं। तो कई बार ये तो जो एक गारंटी वाली भी जो बात थी ना कि भाई ज़रूरी है कि हर एक रोग का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और हर एक रोग क्योर हो जाएंगे, तो वो ज़रूरी नहीं होता है। डिपेंड्स कि आप कौन से स्टेज पर आए हैं, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो हम लेकिन उस चीज़ को हम डिफरेंट तरीके से भी ले सकते हैं, जो मैंने आपको बताया उस तरीके से। बस आप उनकी पेन को कम करें। और मैं आई थिंक परसों परसों मैं उनकी विजिट भी की थी, वो घर में ही थे, मैंने घर पे विजिट किया था। विजिट करने के बाद रेकी देने के बाद जब हमारी बातचीत हुई तो ये भी बात हुई कि पेन कम हो जाए या तो ये जल्दी से छूट जाए। एज अ रिलेटिव कई बार ये इक्वेशन हो जाती है, जैसे हम कई बार मर्सी किलिंग भी बोलते हैं, तो हम उनके लिए उस टाइम के अच्छे भाव भी डाल सकते हैं कि उनकी पेन कम हो रही है, वो सबसे शांति से नाता तोड़कर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन के लिए आगे अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। तो वो वाली चीज़। अच्छा, दूसरी भी एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरे पास एक पेशेंट और भी आया था, जो कोरोना के पेशेंट थे और उनकी थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा थी। जब वो आए तभी भी ऐसा था कि स्टेज इतना ज़्यादा था कि हमें उसी टाइम मैंने बोल दिया था कि भी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट हम ट्राई कर सकते हैं। ट्राई वहाँ पर क्या आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो उस इंसान को हम बचा पाएंगे, बट उनकी जो रोग की जो गति है उस गति को थोड़ा सा मंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। या तो उनकी जो पेन है उसे हम कम करने का ट्राई करें, या तो उनमें इतनी पॉजिटिविटी डालें कि वो इंसान उस पेन को सह पाए, उस चीज़ में वो आगे बढ़ पाए। ये काम हमें करना होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली बात ये जो है कि आप चाहे फिजिकल टच पे जाएं या आप डिस्टेंस लेवल पर जाएं, आपको जो भी सही लगे आप जा सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया, वो हमारी जो तकलीफ हो जाती है वो ये होती है कि हमारे पेशेंट्स की जो साइकोलॉजी होती हैं उसे थोड़ा सा क्रैक करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जैसे आप उनसे मिलते हैं, ऐसे ऐसे आपको समझ में आता है, आप उनकी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं और उस हिसाब से आप आगे जा सकते हैं। डोंट वरी। सो वापस और मेहरबानी करके ये सारे क्लैरिफिकेशंस मैं इसीलिए दे रहा हूं कि कम से कम मेरे हीलर्स के थ्रू अब कोई भी गलत माहिती आगे नहीं जानी चाहिए। या तो कोई व्यक्ति अगर गलत माहिती को आगे फैला रहा है तो उसे वहीं पर रोकना चाहिए। ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी हो जाती है दोस्तों। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे हर एक सेशन को थोड़ा सा समझिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे प्रश्न भी कर सकते हैं, आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, मैं सारे प्रश्न के आपके उत्तर दूंगा। अब दूसरी बात ये जो इक्वेशन है, ये एक यंगस्टर ने लिखा हुआ है जो ये पूछ रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा लोगों को अगर डिस्टेंस लेवल पर रेकी देना है तो क्या हमें कोई बेनिफिट होगा या उसके परिणाम में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ऐसी बात है कि जो मैंने आपको बताया, एज अ हीलर आप एक से ज़्यादा लोग किसी एक पेशेंट को रेकी दे सकते हैं। एज अ हीली आप एक से ज़्यादा हीलर से रेकी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है ये कि आपकी एज अ हीलर आपके पास कितनी एबिलिटी है, आपके पास कितनी पावर है, ये इंपॉर्टेंट है।
मैं कई बार बहुत सारे अपने हीलर्स को ये बोलता हूँ कि आप एक साथ बहुत सारे लोगों को दीजिए, आपकी भावना अच्छी है, जगत कल्याण की भावना है, ये करें। लेकिन जब तक आपके खुद में एबिलिटी नहीं है, जब तक आपकी खुद की वो पावर नहीं बढ़ती है, तब तक मेहरबानी करके एक साथ लोगों को मत दीजिए, क्योंकि उस दौरान आपको परिणाम न मिलेगा या तो बहुत दूर जाके परिणाम मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके परिणाम जो है वो 100% नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। और वो परिणाम मालूम है क्यों मिलेंगे? वो है आपकी प्योरिटी, वो है रेकी शक्ति का प्रताप। लेकिन मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से आपसे ये शेयर करूं दोस्तों कि एक साथ परिणाम जो मुझे लेना है, तो अपनी एनर्जी जो है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, तो आपके पास अगर 10 लोग आते हैं जो जरूरियात वाले हैं, तो आप हर एक को 10-10 रुपया अगर दे देंगे, तो आपको क्या लग रहा है, ये 10 की जरूरत कम हो जाएगी? जी नहीं। मान लीजिए कि 100 रुपया है, आपकी भावना अच्छी है, हर एक 10 इंसान को 100-100 रुपया चाहिए, तो आपको ये करना चाहिए कि किसी एक इंसान को 100 रुपया दे के उसकी जो लेवल है उसे आप आगे बढ़ा दीजिए। आप अगर हर एक को 10-10 देंगे तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों, आप समझिए। क्योंकि अल्टीमेटली वो 90 रुपीज़ तो उसे कवर करना ही, तो वापस उसे तो दौड़ना ही दौड़ना है, उसका काम परिपूर्ण नहीं होगा। तो कम से कम 100 रुपया है, किसी एक को देके एक का तो काम कंप्लीट हो जाए। बस मैं इसी लॉजिक के साथ आपसे यही शेयर कर रहा हूँ कि आपके पास पावर है, आपकी भावना है, उस हिसाब से आप आगे काम कीजिए। ऐसा मत करिए कि एक साथ 5, 10, 15, 20 लोगों को मुझे रेकी देना है, मैं फटाफट 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 रेकी दूँ। ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़। आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। देखिए, मिकाओ उसी जी ने भी कितने साल तक साधना की थी। आप सभी को ये मालूम है कि हम साधक हैं, और साधक का मतलब ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े, और एक लेवल आने के बाद हम पूरे विश्व को रेकी देंगे। मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप 1, 2, 50, 100, 1000 लाखों को दे, नहीं, पूरे विश्व को हम रेकी देंगे। लेकिन उससे पहले आप आपकी एनर्जी, आप आपके पावर को तो बढ़ाइए, आपकी ऊर्जा को बढ़ाइए, आपका विश्वास बढ़ाइए रेकी के बारे में, और फिर देखिए कि परिणाम आपको कैसा मिलता है दोस्तों। तो जो ये भाई साहब का प्रश्न है वो ये है कि जो डिस्टेंस लेवल है उसमें आप बहुत सारे लोगों को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी उनमें क्वेश्चन ये है कि उससे कोई बेनिफिट होती है? देखिए, ऐसी बात है कि आप चाहे एक डॉक्टर की दवा लें या 5 डॉक्टर की दवा लें, बात ये हो जाती है कि आपका डॉक्टर कैसा है, उस पर वो डिपेंड किया जाता है। डॉक्टर अच्छा है तो एक डॉक्टर ही जिसे बोल सकते हैं कि सक्षम है, वो आपकी कंप्लेंट को दूर करेगा। और अगर डॉक्टर कैपेबल नहीं है तो आप 5 या 50 डॉक्टर को मिलकर अगर काम करेंगे तो भी काम ना होगा। तो एज अ हीली ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप आपका केस किसी भी हीलर को देते हैं तो पहले आप उसको थोड़ा सा देख लें कि उस हीलर की एबिलिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, और उस हिसाब से आप आपके केस को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात ये जो क्वेश्चन है जो मैंने आगे कवर कर लिया था वो कि अगर किसी की कोई ख़राब आदतें हैं, सोबतें हैं, तो उसे रेकी से हम दूर कर सकते हैं, तो वो यस, ये तो हम कर सकते हैं। उसमें दूसरा क्वेश्चन ये था कि उसे नहीं बताना है, तो वो भी मैंने आगे आपको बता दिया कि ठीक है, उसे हम नहीं बताएंगे और हम उसे रेकी प्रदान करेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? जो मैंने अपने पिछले सेशंस में भी ये बात ऑलरेडी मैंने कन्फेस की थी, किसी जानवर को रेकी देना है तो थोड़ी ना हम उसे पूछ के रेकी देंगे, या तो वो थोड़ी ना हमें बताएगा। किसी छोटे बच्चे को जो बोल नहीं पा रहा है, तो हम कैसे कम्युनिकेशंस करेंगे? तो छोड़िए इन सभी चीज़ों को, हमारा काम है देना, तो हम सिर्फ और सिर्फ देंगे। तो हमारी फोकस उस पर होनी चाहिए कि मुझे कैसे देना है, मैं कैसे अच्छा दे पाऊँ, कैसे जल्दी से इसको मैं इसमें से बाहर लेके आऊँ वापस। मैं नहीं, आलाप, या भूलिएगा मत जो ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था, आलाप कैसे करेगा, मैं वर्ड नहीं, वो हमारी ईगो हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये कोई जबरदस्त लग रहा है हीलर, इन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया है, मैं खुद का अगर अभ्यास न करूं रेकी के बारे में और मैं किसी और को रेकी देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं? दे सकते हैं भाई साहब, क्यों नहीं दे सकते? आप 5वीं कक्षा पास नहीं की है आपने, और अगर आप किसी को 6ठी कक्षा या 5वीं कक्षा की ट्यूशन्स देना चाहते हैं, आप पक्का दे सकते हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं है। बट आप सोचिए कि वो कितनी सही होगी। आपकी भावनाओं को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, रेकी एक थोड़ा सा डिफरेंट है। रेकी में क्या चाहिए? तो आपकी भावनाएं चाहिए।
लेकिन जब तक आपने खुद की साधना नहीं की है, आपने रियाज नहीं किया है, आपने खुद का अभ्यास नहीं किया है, तो आप कैसे उस रेकी की जो ऊर्जा है उसे आगे आप प्रदान कर पाएंगे? क्योंकि अभ्यास से ही आपकी खुद की कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ता है, आप उसमें डिटेल में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं। और दूसरी बात ये हो जाती है दोस्तों कि अभ्यास की वजह से आप उस चीज़ को समझ भी पाते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझ पाते हैं। और अभ्यास करें, एज यू नो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप समझ पाएंगे कि रेकी कैसे देना है, किस चक्र पर देना है, कौन से शरीर पर देना है, सब कुछ आप समझ पाएंगे। तो मेरा आपसे एक ये नम्र निवेदन है कि पहले आप खुद अभ्यास करें, आपको रेकी पर विश्वास हो, आप खुद पर उसकी प्रयोग करें, आपके घर के सदस्यों पर प्रयोग करें, और फिर आप मार्केट में बाहर जाके किसी को भी रेकी प्रदान करें, तो ये सही रहेगा। मैं थोड़ा सा इसलिए इस चीज़ को मैं पकड़ रहा हूँ, इसकी मुख्य कारण ये है कि आपकी भावनाओं को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आपकी भावना है, लेकिन भावना के बाद अगर आप किसी को बोलते हैं मैं रेकी दे रहा हूँ, कल जाके परिणाम न मिला, तो जो हीली होता है, हीली को नेगेटिव थॉट्स आने चालू हो जाएंगे। उसे ये लगेगा रेकी करके कोई चीज़ नहीं है, रेकी कोई काम करती नहीं है, रेकी गलत चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी कंट्रीब्यूशन, आपके भाव अच्छे थे लेकिन आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रेकी की एंटी पब्लिसिटी के लिए। तो कम से कम हमारी तरफ से ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये मैं बड़े ही स्ट्रांग तरीके से ये मानता हूँ। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमारी वजह से कहीं पर भी रेकी के विरुद्ध में कोई भी चीज़ें नहीं जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप अभ्यास करें, ये ज़्यादा बेहतर है और उसके हिसाब से आप आगे बढ़े। आप नहीं मानेंगे, कई बार मैं रेकी की जो सेशंस लेता हूँ, तो जैसे मान लीजिए कई लोगों ने पहला लेवल कंप्लीट किया, पहला लेवल कंप्लीट करने के बाद जब मैं उनको दूसरा लेवल सिखाता हूँ, तो मैं जानबूझ के पहले लेवल के बारे में कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले लेवल के बारे में कुछ उनको मालूम ही नहीं होता है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कि पहला लेवल आप सीखे, जैसे अपने ये सीखा था पहला लेवल जिसमें रेकी प्रिंसिपल्स के लिए बात थी, रेकी प्रेयर के लिए बात थी, अब सिर्फ पहला ही लेवल करें, उसके प्रिंसिपल, उसके जो प्रेयर्स हैं, उनकी जो अफर्मेशंस हैं, अगर आप उनको सही ढंग से समझ लें, उसका सही प्रयोग करें, तो मेरे हिसाब से आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एक प्योर होना पड़ेगा। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होगी तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो जब मैं सेकंड लेवल में कुछ सीखने को आता है, मैं पहले लेवल में के बारे में कुछ बोलता हूँ, उनके पास जवाब नहीं होता है, तो मैं सोचता हूँ कि इस इंसान को मैं सेकंड लेवल के बारे में कैसे आगे बात करूँ। देखिए, ये ऐसी चीज़ है कि जैसे आप स्टडी करते हैं ना, तो स्टडी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं और कुछ चीज़ों को आपको लास्ट मोमेंट तक याद रखना है। जैसे आपने मैथ्स सीखी थी, तो मैथ्स में जो न्यूमेरिक्स थे, वो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब तक हम नहीं मरेंगे तब तक हमें याद रखना पड़ेगा, सारे के सारे न्यूमेरिक्स, 0 1 XYZ वॉट एवर इट इज़। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। तो आगे जाने की दौड़ मत कीजिए, लेकिन जो चीज़ें सीख रहे हैं उसको सही ढंग से समझिए, अप्लाई करें, और उसमें जो भी तकलीफ है उस तकलीफों के आप रिजॉल्व करके ही आगे जाइए। ये मेरा एक तरीका है। एक बार जो निर्मा की जो करसन भाई पटेल थे, उनको एक एक व्यक्ति ने, अच्छा सा, सॉरी निर्मा नहीं, आई थिंक रतन टाटा, सॉरी रतन टाटा जी को एक बार ये क्वेश्चन किया गया था कि टाटा जी, आप ये विश्व में एक ऊपर के लेवल पे जा रहे हैं, आप एक सेलिब्रिटी बन रहे हैं, आप सबके आइडॉल्स बन रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? रतन टाटा जी ने बड़ा ही सुंदर सा जवाब दिया था। उन्होंने जवाब ये दिया कि मैं जब भी किसी रास्ते से जा रहा हूँ, रास्ते पर मैंने देखा कि कहीं पर खड्डा है, तो मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। मैं जब तक उस खड्डे को फिलअप न कर दूँ, या उस खड्डे का और कोई एक अल्टरनेट मैं खड़ा ना कर दूँ, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। इसका मतलब समझ आ रहा है दोस्तों? ऐसा नहीं है कि रतन जी जहाँ पर भी जा रहे हैं, अहमदाबाद में या गुजरात में या पूरे इंडिया में या इंडिया के बाहर जो नॉर्मल रास्ते हैं वहाँ पे खड्डे हैं तो वो खड़े हो जाएंगे और गवर्नमेंट को बोलेंगे वो खड्डा फिलअप करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। उनका कहने का मतलब ये था कि मेरी जो भी प्रोडक्ट है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, उसको कॉन्स्टेंट में वॉच करता हूँ, और आगे जाते जाते जहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोडक्ट की ये डिफेक्ट है, जब तक वो डिफेक्ट रिजॉल्व ना हो जाए तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, न तो किसी नई प्रोडक्ट को मैं लॉन्च करता हूँ। ये समझने वाली बात हो जाती है, ये हमें करने की ज़रूरत है।
मैंने मेगा आइकन्स में एक बार डिस्कवरी चैनल पर ये एक सीरीज़ आती है, अगर आपको टाइम मिले तो आप देखिएगा, बड़ी अच्छी सीरीज़ आती है। मेगा आइकन्स में जब रतन टाटा जी के बारे में आ रहा था, जब मैंने देखा, तो आप सभी को मालूम है ये नैनो कार जो उन्होंने इन्वेंट की थी उसका बेस क्या था। इन्होंने ये देखा था कि जब वो कार में खुद बैठे थे, बारिश गिर रही थी, एक स्कूटर पर एक पति पत्नी बैठे थे, आगे एक बच्चा खड़ा था, पत्नी के पास पीछे गोद में एक बच्चा था, बारिश गिर रही थी तो पत्नी के एक हाथ में छाता भी था, हस्बैंड भीग रहा था, बच्चे ने रेनकोट पहनी हुई थी। रतन टाटा जी को उस टाइम ये सोच आई कि अगर ये इंसान आगे जाता है, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, स्लीप हो गया, वो गिर गए तो क्या होगा। सिर्फ ये एक सोच आई थी और सही में ऐसा हुआ कि वो कपल गिर गया था, स्लीप हो गया था। आप सभी को ये मालूम है कि स्कूटर पे बारिश के सीज़न में हम स्लीप हो जाते हैं, ऑयल वगैरह की तकलीफ हो जाती है। तो रतन टाटा जी को उस टाइम पे ये सोच आई कि मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो एक सामान्य व्यक्ति यूज़ कर पाए ऐसे सीजन में। एक ऐसा कुछ कार बनानी चाहिए कि जिसकी वजह से उनको वेदर की कोई इफेक्ट ना हो, एंड ही इन्वेंटेड नैनो। दोस्तों, यही चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आज रतन जी में और हमारे में आइडियली अगर देखें तो कोई फ़र्क नहीं है, हम सभी एक हैं, लेकिन अगर व्यक्ति को कोई डिफरेंट बनाता है तो वो होती है उसकी सोच। आज हमें हमारी सोच को बदलना होगा। आज एज अ हीलर हमें खुद की सोच को समझना होगा। देखिए, जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप बदल नहीं पाएंगे। तो आज हम समझेंगे और फिर कल जाके वो बदलेगी, ये हमें विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों, हम भी कुछ ऐसे ही मिरेकल्स कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। अगर आज शिरडी के साईं बाबा जबरदस्त मिरेकल्स कर सकते थे, वो भगवान की आज एक पैरेलल स्टेज पर जब बैठे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हम पूरा विश्व कुछ भी मिरेकल कभी भी कर सकता है। जिनके पास 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है, वो अगर आज मिरेकल्स करते हैं। आई लव दैट एड, एक एड आ रही थी, आई थिंक लाइफ कुछ हैंड वॉश की एड थी, जहाँ पर एक लड़की को दिखाया है कि जिनके 2 हाथ नहीं हैं और वो पैरों से सब कुछ काम करती हैं। एक्सेलेंट एड था। तब जाके मुझे ये एहसास हुआ कि वो लड़की पैरों से खुद को तैयार करती हैं, पेंटिंग बनाती हैं। पेंटिंग बनाने के बाद पैर गंदे हो जाते हैं तो जो साबुन था, तो वो साबुन से अपने पैरों को कैसे साफ करते हैं, साफ सुथरे पैर से वो वापस उसी पैर से खाना खाती हैं। ठीक है, वो ऐड था, वो लेडी पक्का है, लेकिन तब जाके मुझे ये सोच आती है कि यार जबरदस्त, अगर भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, पूरा अंग दिया है, तो उस अंग का मैं क्या उपयोग कर नहीं सकता हूँ। बीच में न्यूज़पेपर पर आया था कि छोटे से बच्चे की डेथ हो गई, ये बात है, ये लास्ट 1 वीक के अंदर आया था। उसकी हार्ट, उसके जो भी जैसे बोलते हैं अंग दान जिसे करना था, उसने बॉडी डोनेट की उनके पेरेंट्स ने, तो उससे 9 लोगों की ज़िंदगी बच गई। क्या नहीं कर सकते। 2.5 महीने का बच्चा या तो 2.5 साल का था, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन सिर्फ इतना छोटा बच्चा जब मर जाता है तो उसकी भी अंग को उसके पेरेंट्स कहाँ यूज़ करवाते हैं। सोचिए, क्या ये हमारी सोच नहीं हो करना क्या था हमें, सिर्फ हमारे अंग को जलाने की जगह पे जो हमारे इमोशंस के साथ अटैच हैं उसको हमें किसी और के शरीर में डालना था जिससे उसे जिंदगी मिले। तो क्या ये हीलिंग नहीं हो सकता है? हीलिंग का मतलब ये तो नहीं कि मैं सिर्फ हाथ करूं या रेकी प्रदान करूं और वो अच्छा हो जाए। जी नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो इसका मतलब मैं यही मानता हूँ, रेकी क्या है, तो आप जितनी भी अच्छी चीज़ें करते हैं वो सारी की सारी रेकी हैं। आपकी सोच जितनी अच्छी है, आपके कर्म जितने अच्छे हैं, आपकी क्रियाएं जितनी अच्छी हैं, वो सारी की सारी रेकी हैं। और जो इंसान ये सब कुछ कर रहा है वो सब रेकी हीलर्स हैं। आज इस सोच के साथ अगर हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो मुझे विश्वास है कि विश्व में परिवर्तन आएगा, कोई झगड़ा ना होगा, कोई द्वेष ना होगा, और आज सब प्रेममय वातावरण के साथ आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, हीलर क्या है? एक प्रेम की मूर्ति है। आज जब भी आप हीलर को देखें आपको प्रेम लगे, आप जब भी उसे देखें तो उससे पूरा प्रेम नितरता हो, यही लगना चाहिए दोस्तों। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है एज अ हीलर
कि कुछ इसी तरीके से हम आगे बढ़े जीवन में और समाज को जितना हो सके उतना हम प्रदान करें, हम योगदान दें। और मुझे ये विश्वास है कि आप सभी लोग ये करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी सी सोच को बदलने के बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आप सभी के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों, हम हमारी इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। वापस हम क्वेश्चन आंसर के सेशन में आगे बढ़ेंगे। तब तक आप मुझे रजा दीजिए।